तो मेरे सामने बैठे आप सब डिफरेंट समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रबुद्ध पत्रकार बंधु जो बैठे हैं वो कर सकते हैं। आज की प्रेस वार्ता में हमारा जो बड़ा मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, कांग्रेस पार्टी, और हम लोग, क्योंकि हम लोग सत्ता में थे पिछले 4 वर्ष और 9 महीने में, हमने क्या किया इस विषय में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, वो एक मोटो पे चलती है, सबका साथ, सबका विकास। और इसको लेकर जो केंद्र की और हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने पिछले 4 वर्ष 9 महीने में कितनी कल्याणकारी योजनाएं लेके आई हैं, इसके विषय में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस, मैंने कहा, हमारा प्रतिद्वंदी दल है, जहां भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक नेतृत्व के पीछे चलने वाला दल है, वहीं कांग्रेस एक बिखरा हुआ कुनबा है। और उनके आज तक के क्रियाकलापों से एविडेंट भी होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय नेता, विश्व जननायक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो दिल्ली से कम्युनिकेट होता है, जो दिल्ली से चलता है, वो बूथ स्तर तक पार्टी का कार्यकर्ता उसको अक्षरशः क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। जबकि कांग्रेस एक बिखरा हुआ कुनबा है, सबकी अलग अलग भाषा है, सबकी अलग अलग बोली है, सबकी अलग अलग वाणी है। जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री, सहज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एकजुट है, वही कांग्रेस के 4-4, 5-5 नेता ये कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग? और भारतीय जनता पार्टी के पास योजनाओं का भंडार है। भारतीय जनता पार्टी के पास गरीब कल्याण योजनाएं जो हमने दी हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। उनमें से कुछ योजनाओं के विषय में आपसे मैं बात करना चाहता हूं। कांग्रेस में टिकटों का चक्कर चला है आजकल, और कांग्रेस की नीतियां, किसी भी दल की, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, किसी भी दल की जो नीति है, किसी के दल के जो विचार हैं, किसी भी दल की योजनाएं हैं, और किसी भी दल का जो युवा विंग होता है, वो विरोधियों के प्रहारों को सहन सबसे पहले अपने ऊपर करता है। और आज उस दल का जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस है, उनके नेता विद्रोह पर उतारू हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है, युवा दल है, युवा मोर्चा है, वो गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ में जाकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार की गई, हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को अक्षरशः जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये एक तुलना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम एकजुट हैं, वो बिखरा हुआ कुनबा है।
और नसीहत दे रहे हैं आदरणीय सुक्खू जी, अपने युवा बैंकों के अनुशासन में रहें। जबकि आपको याद दिला दूं, जब आदरणीय वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, तो वो सुक्खू जी को किस उपनाम से बुलाते थे आपको पता होगा। तो कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, ये तो एक संगठनात्मक दृष्टि से मैं ये बताना चाहता हूं आपको। अब हमने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, और किसी भी डिब्बे में जब डबल इंजन होता है तो पूरी तेजी से दौड़ता है। तो वो चाहे कांग्रेस हमारी सरकार केंद्र में हो, चाहे हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में हो, ऐसी ऐसी योजनाएं हम सब लोग लेकर आए हैं कि जो आने वाले समय में जब हम जनमानस के बीच में जाएंगे, आने वाले 25-26 दिनों में जब जनमानस के बीच में जाएंगे, तो वो हमारे लिए, पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। और हमने ये निर्णय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलेंगे, न तख्त बदलेंगे न ताज बदलेंगे, इस बार बदलेंगे तो बस रिवाज बदलेंगे। तो उस रिवाज को बदलने में जो संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो हमारे संगठन के नेताओं की मेहनत है, उसके साथ जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 4 वर्ष 9 महीने में किए हुए काम हैं, जन कल्याणकारी काम है, वो एक माइलस्टोन का काम देंगे, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। अब मैं कुछ जो योजनाएं हैं उनको मैं आंकड़ों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले मैं जन स्वास्थ्य के संबंध में किए हुए कामों के बारे में विचार करूंगा। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले, तो लोगों को, गरीब लोगों को इलाज किस तरह से मुफ्त मिल सके, इसके विषय में कांग्रेस के नेताओं ने कोई चिंता नहीं की। उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने कोई चिंता नहीं की। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने कहा डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, और उस योजना में आपको पता है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में किया जा सकता है। कार्ड बनता है, उसके हिसाब से इलाज होगा। लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसी कोई योजना नहीं आई। और यदि मैं आंकड़ों में ये बात करूं, अभी तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवार पंजीकृत हैं, और 1,54,000 परिवारों को इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले चुके हैं। 1,54,000 परिवार, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत। लेकिन उसका एक पैरामीटर था, उस पैरामीटर में जो परिवार आते थे उनको ये इलाज मिलता था। लेकिन जयराम ठाकुर जी की संवेदनशीलता देखिए, गरीब के प्रति कमिटमेंट देखिए। उनको लगा कि कितने परिवार इसमें, हिमाचल प्रदेश के सभी परिवार तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हिमाचल की सरकार, जो तो परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आ पाए उनके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए हिम केयर योजना हिमाचल की सरकार लेकर आई। अच्छा, उस योजना के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 6,28,000 परिवार पंजीकृत हुए, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवार थे। बाकी जो 6,32,000 परिवार हैं वो हिम केयर योजना जो हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आई उसके तहत पंजीकृत करवाए गए, और अभी तक 3,22,000 मरीजों का निशुल्क इलाज, 1,54,000 परिवारों का निशुल्क इलाज, मैंने कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत, और 3,22,000 परिवारों का निशुल्क इलाज हिम केयर योजना के तहत अभी तक करवाया जा चुका है।
और इस डबल इंजन की सरकार ने दोनों योजनाओं के माध्यम से निशुल्क इलाज के ऊपर 528 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अभी तक दोनों को मिलाकर 5,02,000 मरीजों का निशुल्क इलाज किया जा चुका है इन दो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के तहत। अब छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, केवल 68 विधायक, और राष्ट्रीय स्तर के मानचित्र पर देखा जाए तब तो बहुत छोटा है, केवल 4 एमपी। उस छोटे से प्रदेश के लिए 6 मेडिकल कॉलेज ये हमारी सरकारों ने दिए हैं और हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजनाओं का भी क्रियान्वयन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में नाहन, चंबा और हमीरपुर, इन 3 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए का से ज्यादा की सहायता राशि जारी हो चुकी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी सौगात जो हिमाचल प्रदेश को मिली है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स, जिसकी कल्पना भी आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कहीं नहीं जा सकती थी, उस कल्पना को साकार धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र भाई मोदी और उस समय के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को जाता है। उस समय यह निर्णय लिया था आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन देने के लिए 5 वर्ष लगा दिए थे। और इस डबल इंजन की सरकार के कारनामे देखिए, उन्होंने केवल जमीन देने के लिए 5 वर्ष लगा दिए और हमने 5 वर्षों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना दिया। उसका उद्घाटन 20-25 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करके चले गए। तो ये फर्क है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है डबल इंजन सरकार का? और करीब 1500 करोड़ रुपए से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसका दर्जा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या है, 90% खर्चा केंद्र करेगा, 10% खर्चा केवल हिमाचल प्रदेश का। यह सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इस योजना के तहत 90:10 इस अनुपात से यह खर्चा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज, 450 करोड़ का सैटेलाइट सेंटर, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, यह ऊना में बन गया, बनके तैयार हो रहा है। और 262 करोड़ रुपए की लागत से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज का निर्माण किया गया। और इसमें 262 करोड़ का उसका टोटल लागत है और उसमें 120 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। ये उदाहरण है डबल इंजन की सरकार का। ये उदाहरण है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति स्नेह। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को लगता है कि हिमाचल भी उनका दूसरा घर है। तो ये एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, बार बार हमारे, कई बार मैं देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे विरोधी मित्रों की, तो कहते हैं कोरोना काल में हिमाचल की सरकार ने क्या किया। तब हंसी आती है कई बार। जब कोरोना हुआ था और जब कोरोना का जो सबसे बुरा दौर चल रहा था,
उस समय की परिस्थितियां क्या थी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस समय आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में 32 वेंटिलेटर हुआ करते थे, केवल 32 वेंटिलेटर। जो हमारे कांग्रेसी मित्र आरोप लगाते हैं, यदि सुन रहे हो तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, केवल 32 वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में, और आज 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर जयराम ठाकुर की सरकार हिमाचल प्रदेश में लेकर आई है। 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। यह किया कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यह सरकार का मैं रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूं। और यदि पार्टी की स्तर पे मैं बात करूं तो हमारा महिला विंग महिला मोर्चा, हमारा युवा विंग युवा मोर्चा, हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यकर्ता कोरोना के डर से घर में छुप कर नहीं बैठा। सब लोग मैदान में आकर जरूरतमंदों की सेवा में रत थे। हमारी महिला मोर्चा की बहनों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 लाख मास्क अपने घर में बनाकर वितरित किए, घर घर जाकर। राशन की किटें वितरित की। और हिमाचल प्रदेश में एक भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उन दिनों में, ऑन दोज क्राइसिस डेज, घर में नहीं बैठा। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आदरणीय जयराम ठाकुर जी को कि पूरे देश में पहली कोरोना वैक्सीन में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा, और दूसरी कोरोना वैक्सीन में भी हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये तो थी स्वास्थ्य की बात। औद्योगिक निवेश की बात यदि करें तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी सौगात पिछले दिनों में हमें मिली। मैंने कहा छोटा सा प्रदेश, 68 विधायकों का प्रदेश, केवल 4 एमपीज का प्रदेश। इस देश में केवल 2 बल्क ड्रग पार्क दिए गए। उसमें से एक बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला में हरोली को दिया गया। 1900 करोड़ रुपए का निवेश से बनने वाला बल्क ड्रग पार्क, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। और मैंने कहा कि हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 90:10 के हिसाब अनुपात से ये जो खर्चा डिवाइड करेंगे तो उसमें से 1000 करोड़ रुपया इस बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश को देगी। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को केवल 900 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। यह है हमारी डबल इंजन की सरकार। और उसमें सबसे बड़ी बात, इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है इस बल्क ड्रग पार्क में, और 20 से 30,000 युवाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को। ये हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार का और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हिमाचल प्रदेश के जो प्रति जो स्नेह है, प्यार है और इनकी हिम्मत है, जिस ढंग से इन्होंने इस केस को प्लीड किया केंद्र में, ये बहुत मुश्किल काम था। मैंने कहा केवल 2 बल्क ड्रग पार्क पूरे देश में, और एक छोटे से नन्हे से प्रदेश के लिए एक बल्क ड्रग पार्क मिलना, एक मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो ये निवेश हो रहा है, कोई भी सरकार आए डायरेक्ट सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, स्कोप्स नहीं है, चांसेस नहीं है।
तो रोजगार कहां से पैदा हो? तो रोजगार पैदा होगा जब ऐसी ऐसी योजनाएं आएंगी। बल्क ड्रग पार्क की बात मैंने की। अब मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में 339 करोड़ की लागत से मंजूर हो चुका है और केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस पार्क में भी करीब 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और 10,000 के आसपास लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत आप सब जानते हैं, पहाड़ी प्रदेश है, पानी की योजना, जल जीवन मिशन योजना। यह भी केंद्र सरकार की बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है, जिसमें हमारा ये मोटो है, हर घर में नल और हर नल में जल। इसके तहत ये योजना जो बनी है, इसमें हिमाचल प्रदेश में पूरे देश का अगर यदि अनुपात किया जाए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यदि किसी प्रदेश ने किया है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, उस समय तक हिमाचल प्रदेश में केवल 7,63,000 नल कनेक्शन थे। ये पिछले 5 वर्षों की उनकी उपलब्धि बता रहे हैं, उस समय तक हिमाचल प्रदेश में। और जल जीवन मिशन के तहत 2.5 साल में ही, अभी 2.5 वर्ष हुए हैं उसको मिशन को शुरू हुए, अभी तो ये योजनाएं चल रही हैं। पिछले 2.5 साल में जल जीवन योजना मिशन के तहत 2.5 साल में ही 8,65,000 वाटर कनेक्शंस हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं। तो ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए बेंचमार्क स्थापित हो रही है और इसमें इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 90% घरों को कवर किया जा चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और हमीरपुर जैसे जिलों में 100% कवरेज कर ली गई है। हमारे ये जो 4 जिले हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और हमीरपुर, यहां हमने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज कर ली है। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कोरोना काल के तहत, जब कोरोना था, बहुत अधिक व्यथित थी पूरे देश की और प्रदेश की जनता। उस समय इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई थी, हर चीज स्टैंड स्टिल थी, कोई घर से नहीं निकल सकता था। तो उस समय गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। उसमें जो कुल लाभार्थी हैं, उसमें 30,07,000 लाभार्थी हुए और कुल खर्चा इस पे किया गया केंद्र सरकार की योजना ओर से 841 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लाभार्थी किसान हैं 3,47,725, कुल खर्च किया है 67 करोड़। और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जो लाभार्थी किसान हैं वो कुल 9,83,279 और कुल खर्च किया गया है 1,932 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अटल सरकार की द्वारा शुरू की गई योजनाओं में आज हिमाचल प्रदेश में करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं टोटल। इनमें से करीब 20,000 किलोमीटर सड़कें सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की गई। तो ये था हमारा, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार। और एक बात मैं और करना चाहता हूं, हमारे कांग्रेसी मित्रों को मुझे लगता है कि इतिहास मालूम नहीं है, कई बार ऐसी बातें करते हैं जिनको सुन के हंसी भी आती है। जब हमारे अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर मानते थे।
और उस समय तक हिमाचल प्रदेश में निवेश की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ था नहीं हिमाचल प्रदेश में। और जो बेरोजगारी की समस्या है उसकी चिंता करते हुए उन्होंने हिमाचल में निवेश कैसे आए। यहां रेल हेड्स बहुत कम है, एयर कनेक्टिविटी उस समय बहुत कम थी, और दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम था। तो किस तरह से जो बाहर के बड़े उद्योगपति हैं उनको कैसे हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाए। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया था, आपको याद होगा। लेकिन जैसे सरकार बदली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने जो स्पेशल टैक्स हॉलिडे था उसको खत्म कर दिया था। तो ये कांग्रेस की स्थिति, और जो पिछले 4 साल और 9 महीने में हमारी सरकार ने काम किए हैं उसका छोटा सा खाका मैंने आपके सामने रखा है। मुझे यही कुछ आपसे बोलना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन महंगाई को लेकर कोई अभी तक, इवन प्रधानमंत्री जी के रैलीज भी हुई, उन्होंने महंगाई को लेकर भी कोई बात नहीं की, और जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है कोई महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, जबकि सिलेंडर, पेट्रोल और दूध के दाम तो अभी हाल ही में बढ़े हैं। इसलिए आपका क्या है? मुझे इसमें केवल ये कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन है केवल भारत की समस्या नहीं है, हिमाचल की समस्या नहीं है, ये आज की स्थिति में ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप जरा, अमेरिका सबसे बड़ा देश है इस समय, विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे समृद्ध देश माना जाता है, उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स देखिए कहां पहुंचा है। ये ग्लोबल समस्या है। लेकिन ये बात क्या है कि हम अपना पल्ला नहीं झाड़ने वाले। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको योजनाएं गिनाई है, गरीब कल्याण योजना, यदि आज की परिस्थितियों में जो ऐसी समस्या है, इस समस्या से निजात सबसे अधिक इसका रेसिपिएंट कौन है? एक गरीब है। और उस गरीब की चूल्हा जलता रहे, उसका चूल्हा जलना बंद ना हो, इसके लिए गरीब कल्याण योजना, मुफ्त राशन दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। लेकिन हम इस विषय में चिंतित हैं। अब ये पेट्रोल की समस्या आप बता रहे हो, इसकी समस्या आप बता रहे हो, इसके लिए ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इसके विषय में मुझे लगता है कि निस्संदेह हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बहुत चिंतित है, और हिमाचल की सरकार जो है, हिमाचल के एंड से जो किया जा सकता है उसको करने का पूरा प्रयत्न किया जाए। ग्लोबल प्रॉब्लम तो है, तो आप एक्सप्लेन क्यों नहीं करते उसको प्रॉपर? और गरीब आदमी क्या समझेगा ग्लोबल प्रॉब्लम? मैंने आपको कहा ना कि हम तो ये सोचते हैं कि कम से कम गरीब का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए योजना लेकर आए हैं। अंत्योदय योजना कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। आज की डेट में गरीब को 2 रुपए किलो आटा और 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, कम से कम उसका चूल्हा तो जल रहा है। और सर, 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? सरकार कितने लोगों को रोजगार देने में सफल हुई? देखिए, मैंने आपको कहा है कि इस विषय में मैं आंकड़ों में तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा, लेकिन हमारे विभाग के जितने मंत्री हैं, सभी मंत्री मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ आकर अपने अपने विभाग का आंकड़ा दे चुके हैं कि उनके विभाग में किस समय कितनी पोस्ट क्रिएट की गई, उसमें कितने नौजवानों को नौकरी मिली है। उसके विषय मुझे लगता है कि बड़े विस्तार से यहाँ बता दिया होगा। मैं तो आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, मैंने 2 उदाहरण दे रहा हूँ, मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क। ये योजनाएं यदि केंद्र से हमको मिली हैं, ये योजनाएं केवल इसीलिए मिली है कि जो मैंने कहा कि डायरेक्ट नौकरियां देना संभव नहीं है, नहीं दे पाएंगे, लेकिन कैसे रोजगार के साथ युवा को जोड़ा जाए, तो इसके लिए बल्क ड्रग पार्क मैंने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा,
और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 20 से 30 हजार युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद अलग से जो निवेश होगा उसकी बात में अलग है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस पार्क में ये जो मंडल मतदान इस बार भाजपा ने नया फॉर्मूला अपनाया है, तो क्या ये विरोध को शांत करने का एक तरीका भाजपा ने निकाला है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जो आदेश ट्रेवल करता है दिल्ली से, वो बूथ स्तर तक चलता है। ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी। ये जो आपने प्रश्न किया है कि जो हमने मंडल स्तर पर ये जो वोटिंग करवाई है, इसमें केवल ये करवाया कि एक कार्यकर्ताओं का मूड क्या है, और जो कार्यकर्ता 5 वर्षों तक पार्टी का काम करता है, कार्यकर्ता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट की सिलेक्शन कर रही है तो उसमें कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता उस मंडल का जो कार्यकर्ता है, उसका भी उस सिलेक्शन में अहम योगदान है। इसलिए ये योजना तैयार की गई। सर, क्या इस बात से आप टिकट की दौड़ में हैं, क्योंकि आखिर टाइम में आपकी टिकट कटती रही है? ऐसा है कि मैं पिछले, अब तो मुझे याद भी नहीं है कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि 36-37 वर्षों से भरी जवानी में इस पार्टी में आए थे। अब तो बाल सफेद है, आप देख रहे हैं। तो हम उस नर्सरी के पौधे हैं, उस पौधे में माली जहां चाहे उस पौधे को उखाड़ के लगा दे। पौधा ये प्रश्न कभी नहीं करता कि मुझे वहां क्यों लगाया, यहां क्यों लगाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता केवल ये जानते हैं कि पार्टी का क्या निर्देश है, पार्टी क्या चाहती है, उस काम को करना है। और इस समय मुझे लगता है कि जैसे चुनावी रण आ गया है, टिकटों का भी दौर चल रहा है, और हम सब कार्यकर्ता आपके पास बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे जिम्मे इस समय अपने सब सहयोगियों के साथ इस समय प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेवारी है, और मुझे इस काम को करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। और आपके साथ समय समय पर मुखातिब भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं सोचता कार्यकर्ता कि उसको टिकट लेना है। जब जब जिस स्थान पर पार्टी खड़ा करती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और राजीव भारद्वाज भी वहां पिछले 37-38 वर्षों से खड़ा है और खड़ा रहे। आप जहां के चेयरमैन है, वहां की 2-3 उपलब्धियां बताएंगे? जी, अच्छा, एसीसी में आपने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, जहां के आप चेयरमैन है, वहां की 2-3 उपलब्धियां बता दें जरा। जी, मैं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का इस समय मुझे सरकार की ओर से चेयरमैन के नाते दायित्व है। और भाई साहब ने पूछा है कि वैसे तो आज विषय नहीं था, इसके लिए तो मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा है तो उसका जवाब दूंगा कि जिस समय मैंने इस बैंक को संभाला था, उस समय मैंने दिसंबर 2018 में इस बैंक को संभाला था चेयरमैन के नाते, और मार्च में हमारी बैलेंस शीट आती है। तो मार्च में जो पहली बैलेंस शीट आई थी, उसमें कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को 45 करोड़ रुपए का घाटा था। और परिस्थितियां, जब मुझे भी बड़ा डर लगता था उस समय तो, लेकिन मेहनत की है, ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया। तो जो अगली बैलेंस शीट आई 2019-20 की, उस बैलेंस शीट में घाटा तो रहा, वो मेरी पहली करतूत थी। घाटा तो रहा, और 45 करोड़ से कम होकर घाटा को 40 करोड़ रह गया। एक वर्ष में उस घाटे को हमने कम करके 5 करोड़ कमी की। और उसके बाद 2020 की जो बैलेंस शीट आई, उस बैलेंस शीट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक 3.25 करोड़ के लाभ पर आ गया। और जो लेटेस्ट बैलेंस शीट इस बार की है,
जो सितंबर में ऑडिटेड बैलेंस शीट जो हमारी इस बार की आई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक, 87 करोड़ 53 लाख के प्रॉफिट में है। इसको मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता, आप सबके माध्यम से ये उपलब्धि है उन अधिकारी कर्मचारियों की, ये उपलब्धि है उन हमारे ग्राहकों की कि जब ये बैंक 45 करोड़ के घाटे पर था, सबका विश्वास डामाडोल था, उसके बावजूद हमारी प्रार्थना पर उन्होंने हमारे बैंक के प्रति अपना विश्वास जताए रखा और आज ये बैंक 87 करोड़ 53 लाख के प्रॉफिट में है। काका जी, मेरा सवाल आपसे ये था, आप सड़कों की बात कह रहे थे, सड़कों में नेशनल हाईवे केंद्र सरकार ने वो की थी, पूर्व की सरकार पे आप आरोप लगाते रहे थे कि आगे बढ़ी, लेकिन 5 साल इस सरकार की भी तो क्या स्टेटस है? मुझे लगता है कि आप जरा नूरपुर की साइड जाएं, वहाँ देखेंगे कितने जोर से 4 लेन का काम चला है और नेशनल हाईवे इधर कीजिए हमारे देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये एक इतनी बड़ी परियोजनाएं हैं, ये ओवरनाइट काम नहीं होगा, 10 साल हो गए। ठीक है जी। पहले लैंड एक्विजिशन होती है, ठीक है जी, उस पहले सर्वे होता है, उसके बाद एरियल सर्वे होता है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन होती है, और ये कोई आसान काम नहीं है। लैंड एक्विजिशन होती है, उसके बाद फिर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, और मैं ये बता दूं कि जो देश में, ये आपको मानना पड़ेगा, इस समय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, यदि आप कभी, मैं आपको लेके चलूंगा अपने इलाके की साइड, यदि आप देखें वहां इतनी जोर शोर से काम चल रहा है, टनल्स बन रही हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगला जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले वो जो 4 लेन है कंढवाल से लेके मंडी तक, वो आपको तैयार मिलेगी, और ये जो आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं, इसका काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, आप चिंता मत करिए। ये जो है इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसी में मेरा एक सवाल है कि आपने बोला कि उधर काम अच्छा हो रहा है, उधर देखिए, क्या माने भेदभाव हो रहा है? देखिए ना, आप तो हमारे पत्रकार मित्र हैं और आप तो जो चीज़ यहाँ से बोली जाएगी उसको आप ग्रैंड करेंगे। कि मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात जो है ना, ये कांग्रेसी मित्रों का फंडा है, ठीक है जी, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक है, और माननीय जयराम ठाकुर जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं, ऊपर नीचे का कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम लोग अब हरी टोपी भी पहन सकते हैं, हम लाल टोपी भी पहन सकते हैं, हम कुल्लवी टोपी भी पहन सकते हैं। अब किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसी टिकटें जो है वो आज शाम को हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, और हमारी जो चुनाव समिति की है उसकी मीटिंग 2 हो चुकी है, लगभग टिकटें तय हो चुकी हैं, और रात को शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, और मुझे लगता है होपफुली आज रात को 10-11 बजे तक लिस्ट आ जाएगी। धन्यवाद। हाँ, चीफ मिनिस्टर जी कल नॉमिनेशन कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री नॉमिनेशन।